हम लोग बात करने वाले थे मानहानि के अपकृत्य पे। और मानहानि के अपकृत्य पे बात करने वाले थे विस्तार के साथ। हम लोग जानते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट इसके रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये मिली हुई है, और ये कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये ऐसी स्वतंत्रता जिसके बिना एक डेमोक्रेटिक समाज, इसका लोकतांत्रिक समाज, इसका निर्माण हो ही नहीं सकता। और हमको खुद को हर प्रकार से अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता ये मिली हुई है, और हर आदमी अपने को अभिव्यक्त करना ही चाहता है। हर आदमी अपने को अधिकतम रूप में अभिव्यक्त करना चाहता है, जितना चाहे उतना अभिव्यक्त करना चाहता है। हर आदमी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कोई कटौती इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अधिकाधिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले, और अभिव्यक्ति वो किसी के भी संबंध में और किसी भी प्रकार की ये बेरोक टोक होकर कर सके। ये हर आदमी की इच्छा है कि उसे न सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बल्कि उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस सीमा तक मिलनी चाहिए कि वो जो चाहे जिसके बारे में वो अभिव्यक्त कर सके। प्रत्येक आदमी की इच्छा ये है, और ये उसका क्लेम है, ये उसका दावा है कि वो दुनिया में जब आया तो ये स्वतंत्रता लेकर आया। ये उसका दावा है कि उसे अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, क्योंकि ईश्वर ने उसे बोलने की क्षमता दी है। ईश्वर ने उसे भाषा का निर्माण करने योग्य बनाया है। मनुष्य ही केवल ऐसा है जिसने भाषा का निर्माण किया, जिसने लिपियों का सृजन किया है, जिसके पास स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है। तो वो ये चाहता है कि जब हमारे पास स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, ईश्वर ने हमें इतना समर्थ करके भेजा, हमारे पास विचार की प्रक्रिया है, थॉट प्रोसेस है, तो हमें अपने थॉट प्रोसेस को दूसरों तक कम्युनिकेट करने की आजादी ये होनी चाहिए। और इस आजादी पर कोई अंकुश, कोई रोक टोक ये नहीं होनी चाहिए। ये हर आदमी की इच्छा है, और हर आदमी की इस इच्छा का सम्मान करते हुए भारत के संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) उसमें सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, और सिर्फ अभिव्यक्ति की नहीं, वाक एवं अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता दी। बाहर निकल के दो। ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये दी गई है। हर आदमी बेरोक टोक किसी भी सीमा तक, किसी भी विषय पर, किसी के भी बारे में अभिव्यक्ति ये देना चाहता है। इसमें इसको उसकी रुचि है, उसका हित है। लेकिन अगर समाज में बेरोक टोक हर विषय पर, सभी के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी ये करने की अनियंत्रित और अबाधित ये स्वतंत्रता ये अगर दे दी जाए, तो समाज लोकतांत्रिक भले ही हो जाए, लेकिन वो एक शांत समाज नहीं रह सकता। इसका मतलब एक हित व्यक्ति का है जो ये मांग करता है कि उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्यों? ईश्वर ने उसे इस योग्य बनाया है अभिव्यक्त करने के, और जब ईश्वर ने उसे इस योग्य बनाया है कि वो अभिव्यक्ति दे सकता है, तो ऐसा कोई सिस्टम ये नहीं होना चाहिए जो उसकी इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बाधा ये लगाए। लेकिन दूसरी ओर समाज का सामुदायिक हित इसमें भी है कि व्यक्ति को कुछ भी बोलने से रोका जाए, ऐसा जो दूसरों के लिए डिफेमेटरी है, ऐसा
जो दूसरों के मन को पीड़ा यह देगा, ऐसा जिसके बोलने से दूसरे अशांत होंगे और फिर वे अपनी अशांति का समाधान ये खोजेंगे और उनकी अशांति के समाधान के खोजने की प्रक्रिया में समाज की शांति ये भंग हो सकती है। अगर ये पोजीशन है, अगर ये स्थिति है, तो व्यक्ति को अभिव्यक्ति की अबाधित और अनियंत्रित स्वतंत्रता, अनकंट्रोल्ड एंड अनरेस्ट्रेंड, ये लिबर्टी नहीं दी जा सकती। एंड दैट इज द रीजन वाई फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड सम रिस्ट्रिक्शंस, जो कि अनुच्छेद 19(2) में वर्णित है। और उनमें भी आपने देखा था लोक व्यवस्था, सदाचार, लोक व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय का अपमान, अपराध का उद्दीपन, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, और उसमें मानहानि भी है कि इन बातों के हित में आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध ये लगाए जा सकते हैं। ये प्रतिबंध लगाने की बात क्यों? ये इसीलिए क्योंकि एज अ इंडिविजुअल आप स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की, लेकिन एज अ कम्युनिटी, ठीक है, ये आपके हित में है कि आप कुछ भी न बोलो, ठीक है, आप ऐसा न बोलो जो दूसरों के लिए डिफेमेटरी हो। तो मानहानि ये व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक युक्ति संगत निर्बंधन ये अधिरोपित करता है, ये इंपोज करता है। ये यूं कहें कि लॉ ऑफ डिफेमेशन, लॉ ऑफ डिफेमेशन ये क्या करता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, ठीक है, व्यक्ति की उस स्वतंत्रता पर जिसके कारण से वो अपने आप को चाहे जिस सीमा तक और चाहे जिस प्रकार से अभिव्यक्त करने का हक रखता है, उस पर एक प्रतिबंध, एक निर्बंधन ये लगाता है। और ये निर्बंधन, ये प्रतिबंध क्योंकि समाज के हित में है, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इसलिए इसको लगाने की अनुमति ये मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मानहानि, ठीक है, इसे, ठीक है, मानहानि ये नहीं होनी चाहिए किसी की, लेकिन मानहानि है क्या? ठीक है, ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। मानहानि वो ख्याति है, ठीक है, मानहानि आपका वो अस्तित्व है जो दूसरों की नजर में आपका है। आपके बारे में दूसरे क्या सोचते हैं, आपकी ख्याति कैसी है समाज में, आपको कैसा व्यक्ति ये लोग मानते हैं, इसे ही राइट ऑफ रेपुटेशन ये कहा गया है। और इस राइट ऑफ रेपुटेशन को वायलेट होने से रोकने का जो कानून है उसी का नाम मानहानि है, ठीक है। आपकी रेपुटेशन ये आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है एंड नोबडी कैन वायलेट इट। ये आपका वैश्विक हक है, वैश्विक हक है मीनिंग देयर बाय ये राइट इन, ठीक है, रम है, ये संपूर्ण विश्व के खिलाफ आपको प्राप्त है। आपका, आपके बारे में कोई ऐसा नहीं कह सकता जो आपको दूसरों की नजर में बुरा आदमी बनाए, ऐसा कोई नहीं कह सकता आपके बारे में। यही मानहानि का कानून है कि आपके बारे में इस प्रकार के कथन जो आपको दूसरों की नजर में हास्यास्पद बना दे,
जो आपको दूसरों की नजर में घृणास्पद ये बना दें, जो आपको दूसरों की नजर में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करें जिसमें वो पेशेवर योग्यता नहीं है जो पेशा आप करते हैं। यानी आप जिस पेशे में हैं उस पेशे के अयोग्य हैं, इस प्रकार की बात आपके बारे में कोई कहता है, कोई ऐसी बात कहता है, कोई ऐसी बात जिसके कारण समाज आपको अलग थलग कर देगा अपने से, या आप समाज में अलग थलग हो जाएंगे, ये सारे प्रकार के स्टेटमेंट मानहानिकारक माने गए हैं। मूल रूप से जो मानहानिकारक स्टेटमेंट माने गए हैं वे तीन ही प्रकार के हैं जिनके बारे में माना गया है कि वे स्वभाव से मानहानिकारक होते हैं, वे आपको समाज के लोगों की नजर में एक अच्छा आदमी नहीं रहने देते। और वे तीन प्रकार के स्टेटमेंट कौन से? वे स्टेटमेंट जो आपको लोगों की नजर में घृणास्पद बनाते हैं, वे स्टेटमेंट जो लोगों की नजर में आपको हास्यास्पद बनाते हैं, या वे कथन जो आपको, ठीक है, आपके पेशे के अयोग्य ठहराकर आपके प्रोफेशन में आपकी स्थिति ये नुकसानदायक बनाते हैं, आज जिनसे आपको पेशेगत नुकसान होता है, या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसके कारण से समाज आपको अलग थलग कर देगा, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट। अंग्रेजी में शब्द है विच। ये विच शब्द किसके लिए? जादूगरनी या डायन जिस औरत को समझा जाता है उसके लिए उपयोग होता है। आपकी किताबों में और हमेशा हम कहते रहे कि ये सब सेकेंडरी मटेरियल है, वेदर, ठीक है, आप यूट्यूब पर किसी का लेक्चर सुन रहे हैं या आप, ठीक है, किसी से प्रत्यक्ष पढ़ रहे हैं, ये सब सेकेंडरी। प्राइमरी क्या? किताब। अगर आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। किताब प्राइमरी चीज है, वो पढ़नी ही होगी, तब ये सारे सेकेंडरी मटेरियल आपको लाभ देंगे। अदरवाइज आप इन सेकेंडरी मटेरियल्स के सहारे कुछ करना चाहो, कुछ नहीं होगा। तो आपकी किताबों में अगर आप किताब पढ़ेंगे तो देखेंगे, एक उदाहरण लिखा है कि एक पति को किसी ने चिट्ठी लिखी, तुम्हारी पत्नी डायन है, उसने अपने जादू से क्या किया है, तुम्हारे रिश्तेदार की मृत्यु ये कारित कर दी है। अब जो आज साइंटिफिक एज है, कोई इन बातों पर विश्वास ये नहीं करेगा, लेकिन कितनी भी साइंटिफिक एज हो, ऐसे लोग हैं जो इन बातों पर विश्वास करेंगे, और इसके कारण से उसकी पत्नी को समाज अलग थलग कर सकता था। दैट इज वाई ये स्टेटमेंट डिफेमेटरी माना गया, ये माना गया कि मानहानिकारक कथन है, क्योंकि इसके कारण से लोग उसे अलग थलग कर देंगे। और मानहानिकारक कथन एक बार आपने कर दिया, उससे मानहानि हुई या उससे मानहानि नहीं हुई, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, अगर कथन की प्रकृति यह मानहानिकारक थी और वो आपने किया है, तो आपने अपना काम किया है। ठीक है, ये उस आदमी की गुडविल है जिसकी वजह से उसे कोई नुकसान ये नहीं हुआ, या उसकी रेपुटेशन को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इससे आपका दोष कम नहीं होता। इसलिए अगर मानहानि की विधि में कोई मानहानि के लिए प्रतिकर इसकी मांग कर रहा है, तो इस तथ्य से कोई अंतर नहीं पड़ता
कि उसकी मानहानि हुई या नहीं हुई, उसकी मानहानि हो सकती थी, बस पर्याप्त है। और उसकी मानहानि हो सकती थी, यह कब माना जाएगा? यह जब कथन की प्रकृति इन बातों में से किसी एक बात को सुनिश्चित करने वाली हो कि वो व्यक्ति की स्थिति को घृणास्पद बना रही हो, वो व्यक्ति की स्थिति को हास्यास्पद ये बना रही हो, वो व्यक्ति में पेशेगत योग्यता न होने का आरोप ये लगा रही हो, ठीक है, वो उसे समाज में अलग थलग कर देने की स्थिति में हो, बस इतना पर्याप्त है। अगर आपने ऐसा कोई कथन किया है तो आपने मानहानि की है, लेकिन मानहानि किए कानून को इतना सशक्त यह भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सोसाइटी का एक और इंटरेस्ट है कि जो वाकई बुरे हैं, जो वाकई घृणास्पद हैं, जो वाकई हास्यास्पद लोग हैं, जिन्होंने अपने कृत्यों के माध्यम से स्वयं की वाकई ऐसी स्थिति ये विकसित की है, वाकई आज मास्टर है उसे पढ़ाना नहीं आता, टीचर है, डॉक्टर है उसे पेशे का ज्ञान नहीं, वकील है उसे कानून नहीं आता, तो अगर वाकई ये पोजीशन है तो उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार के कथन किया जाना यह भी समाज के हित में है। कोई मूर्ख व्यक्ति है, चयनकर्ताओं की गलती के कारण कोई शिक्षक के रूप में अपॉइंट है और जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। हमने कई बार आप लोगों से चर्चा की कि अकेला फील्ड हिंदुस्तान का जहां 4 फर्स्ट क्लास चाहिए और जहां रिसर्च पेपर पब्लिश चाहिए, जहां पीएचडी चाहिए, और इन सब कामों की वास्तविकता हमसे बेहतर आप जानते हैं, सब गूगल से हो रहा है, सब गूगल से हो रहा है। कौन कौन से ऐप आ गए हैं उनसे हो रहा है सब कुछ, कुछ मौलिक नहीं है। और 4 फर्स्ट क्लास बगिया में बैठ के आ रही है, ठीक है। अब जो मेहनत करते करते मर गया, बाई चांस उसकी तबीयत खराब हो गई, एग्जाम देते वक्त कुछ बुखार आ गया, इस वजह से वो लिख नहीं सका, एक में उसकी 2nd क्लास हो गई, एक में उसकी 3rd क्लास हो गई, अब वो जिंदगी में प्रोफेसर नहीं हो सकता, जिंदगी में हायर एजुकेशन में नहीं जा पाएगा, वो आईएएस हो जाएगा जो हिंदुस्तान का सबसे रेपुटेटेड कंपटीशन माना जाता है, वो हो सकता है, लेकिन वो टीचर नहीं हो सकता। ये व्यवस्था है और इस व्यवस्था को लगातार बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो विभिन्न पेशों में होंगे, लेकिन उन पेशों की योग्यता ये वाकई नहीं रखते होंगे, तो उनकी सही स्थिति को समाज के भीतर ले आना यह भी सोसाइटी के हित में है। देखिए, दोनों बातें हैं, इसलिए मानहानि का कानून हितों का वह संतुलन स्थापित करता है, हितों का जो संतुलन डीन रास्कोपाउंड और इयरिंग कानून के माध्यम से स्थापित करने की बात करते हैं। आपने पढ़ा था कि डीन रास्कोपाउंड और इयरिंग ये कहते थे कि कानून क्या है, वो कहते थे कानून कुछ नहीं है, सिर्फ हितों का संतुलन है। तो एक हितों का संतुलन बिठाया गया, किसमें? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समुदाय का हित, इसके बीच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इंडिविजुअल इंटरेस्ट की चीज है और कम्युनिटी इंटरेस्ट इसमें है कि किसी के बारे में डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए। तो एक बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट किसके बीच बैठा? कम्युनिटी इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब मानहानि के कानून में भी एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और एक कम्युनिटी इंटरेस्ट है। अगर बुरा आदमी है वो भी ये चाहता है कि उसकी बुराई दूसरों तक न जाए,
उसकी भी इच्छा है कि हम चोरी तो करें, जाने कोई नहीं, हम शराब तो पिए, और कोई जान भी जाए तो बताए ना। इच्छा उसकी भी यही है। तो मानहानि का कानून इसमें भी सोसाइटी के इंटरेस्ट को ध्यान रखता है और एक्सेप्शन स्वीकार करता है कि अगर कथन के कर्ता को व्यक्ति के बारे में उस प्रकार के कथन जिनकी प्रकृति डिफेमेटरी मानी गई है, उस प्रकार के कथन करने का हक है, अधिकार है, विशेषाधिकार है, तो उसका कथन मानहानि नहीं है। Whatever he has said, if that is truth, उसने जो कुछ कहा वो सब सच है, तो भी उसका कथन उपरोक्त श्रेणियों में आने के बाद भी मानहानि नहीं है। तो आप देखते हैं कि मानहानि कानून ये सभी कानूनों के भांति, सभी कानूनों की तरह से क्या है, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट है, इयरिंग और डीन रास्कोपाउंड की भाषा में ये हितों का संतुलन है। मानहानि के माध्यम से अच्छों को बचाया गया है। अच्छों को बचाया गया मीनिंग देयर बाय अच्छों की अच्छाई संरक्षित करने का प्रयास हुआ है। अच्छों को हक दिया गया कि वे अपनी गुड रेपुटेशन को, अपनी अच्छी ख्याति को संरक्षित ये रख सकें, उसे कोई वायलेट न कर पाए। और बुरों पर रोक ये लगाई गई है कि बुरों की बुराई को प्रचारित और प्रसारित करने पर, ठीक है, अगर कोई प्रतिकर का मुकदमा आएगा भी तो मानहानि का कानून विशेषाधिकार और सत्य बात कहने के आधार पर दायित्व से मुक्ति ये दे देगा। तो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ये मानहानि का कानून स्थापित करता है। मानहानि ये कैसे की जा सकती है, ठीक है, दिस इज द इंट्रो। ये क्या है, ये मानहानि का परिचय है कि मानहानि का कानून आखिर करता क्या है, ये क्यों है। अब सवाल उठता है, मानहानि ये आप करेंगे कैसे, ठीक है। मानहानि क्या है, 4 प्रकार के कथनों का किया जाना। 4 प्रकार के कथन व्यक्ति को घृणास्पद, ठीक है, चित्रित करने वाले, व्यक्ति को घृणास्पद रूप में बताने वाले कथन, व्यक्ति को हास्यास्पद स्थिति में बताने वाले कथन, उसमें पेशेगत योग्यता नहीं है ऐसा कथन, ऐसे कथन, समाज में उसे अलग थलग कर देने वाले कथन, ये मानहानिकारक कथन है। इनको अगर आप करेंगे तो आप मानहानि के दोषी ये हो सकते हैं। अब सवाल यह है, मानहानिकारक ये कथन मुख्यतः किस किस प्रकार से किए जाते हैं, यह मुख्यतः किन किन प्रकारों से आपके द्वारा किए जा सकते हैं, यह कानून इन्हें करने के लिए किन किन प्रकारों को मान्यता देता है, यह दूसरा सवाल है। तो जब इस प्रश्न पर हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि कानून में 2 तरीके परंपरागत रूप से ये मान्य हुए हैं, ठीक है, मानहानिकारक कथनों को किए जाने के संबंध में। एक तरीका अपमान आलेख या लाइबल ये कहलाता है, और दूसरा तरीका अपमान वचन या स्लेंडर ये कहलाता है, ठीक है। अपमान आलेख, इसमें आप क्या करते हैं, जो मानहानिकारक कथन है, मानहानिकारक कथन कौन सा है, वो वाला जिसमें 4 प्रकार की स्थितियों में से एक स्थिति का चित्रण ये आप करते हैं। उस मानहानिकारक कथन को आप या तो लिखित रूप से
या प्रिंटेड अर्थात मुद्रित इस रूप में। ठीक है, आप प्रकाशित करते हैं। प्रकाशन का क्या मतलब होता है आगे बात करेंगे। ठीक है, प्रकाशित करना ये एक स्पेशल मीनिंग रखेगा मानहानि के कानून में, उस पर बात करेंगे। लेकिन आप प्रकाशित करते हैं लिखित या मुद्रित मटेरियल, ये आप प्रकाशित कर रहे हैं, तो आप अपमान आलेख के माध्यम से या लाइबल के माध्यम से मानहानि ये कर रहे हैं। तो क्या लिखित और मुद्रित इसी रूप में, अगर मानहानिकारक कथन यह प्रकाशित किया जाए तो ही अपमान आलेख के माध्यम से या लाइबल के माध्यम से मानहानि होगी। क्या यह स्थिति है? तो ऐसा नहीं है, कानून में रीजनिंग चलती है। ठीक है, अपमान आलेख कब माना जाएगा? जब आपने मुद्रित या लिखित रूप से। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने स्थायी तौर पर कुछ ऐसे परमानेंट फॉर्म में कथन किया है जो मानहानिकारक है, तो फिर उसे लाइबल माना जाएगा। अब परमानेंट फॉर्म में यानी आपके कथन करने का जो प्रारूप है वो थोड़ा परमानेंसी लिए हुए है, थोड़ा स्थायित्व लिए हुए है। स्थायित्व के साथ मानहानि, ठीक है, स्थायित्व के साथ मानहानिकारक कथन आप सिर्फ लिखकर और मुद्रित रूप में करें यह आवश्यक नहीं। आप कार्टून बना दीजिए, आप वॉल पेंटिंग बना दीजिए, आप किसी की कोई अपमानजनक मूर्ति ये बना दीजिए। ठीक है, इट विल ऑल्सो बी अमाउंट टू डिफेमेशन। यह भी मानहानिकारक कथन यही माना जाएगा। और किस रूप में माना जाएगा? लाइबल के रूप में। इसका मतलब अपमान आलेख, इसमें मानहानिकारक कथन स्थायी तौर पर किया जाता है, यह कहें तो ज्यादा उचित होगा। अपमान आलेख में मानहानिकारक कथन स्थायी तौर पर यह किया जाता है, और स्थायी तौर पर करने के तरीके लिखकर, प्रिंट करके, या फिर इसी जैसे कुछ और परमानेंसी लिए हुए तरीके ये हो सकते हैं, जैसे व्यंग्य चित्र यानी कार्टून बनाना, ठीक है, किसी की अपमानजनक मूर्ति बनाना, ठीक है, वॉल पेंटिंग यानी भित्ति चित्रण ये करना। ठीक है, ये सारे तरीके परमानेंसी लिए हुए हैं और इनके माध्यम से लाइबल, अपमान आलेख ये हो सकता है, ये परमानेंसी लिए हुए है। और दूसरी ओर अपमान वचन जिसे स्लेंडर कहते हैं, अगर आप मौखिक तौर पर या हाव भाव से, बॉडी जेस्चर से ये अपमानजनक कथन करते हो, और बॉडी जेस्चर से अक्सर जैसे आप किसी के पीछे खड़े होते हैं, वो आगे आपके खड़ा हुआ किसी से बात कर रहा है और आप उसके बारे में क्या कर देते हैं? ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो पागल है। बॉडी जेस्चर, इससे मानहानिकारक कथन आपने किया है उसके बारे में, लेकिन यह अस्थायी प्रकृति का है, उसे स्थायी तौर पर संरक्षित यह नहीं किया जा सकता। और अपमान आलेख और अपमान वचन, लाइबर और स्लेंडर, इसके बीच हिंदुस्तान में कोई भेद नहीं किया गया है। हिंदुस्तान में दोनों एक ही प्रकार की, ठीक है, मानहानिकारक कथन ये माने गए और एक ही प्रकार की क्षति को उत्पन्न करने वाले ये माने गए। लेकिन इनकी स्थायी और अस्थायी इस प्रकृति के कारण इंग्लैंड में यह चिंतन प्रारंभ हुआ कि अपमान आलेख क्योंकि स्थायी प्रकृति का, ठीक है, मानहानिकारक कथन है जिसमें मानहानिकारक
कथनकर्ता के मन में पहले मानहानिकारक कथन आता है, आफ्टर दैट ही रिड्यूस दैट स्टेटमेंट इन राइटिंग। इसका मतलब उसमें मैलिस है, विद्वेष है। भाई पहले तो आप सोच रहे हैं, फिर आप लिख रहे हैं। तो इंग्लैंड में इसमें मैलिस की कल्पना यह की गई है और इसलिए अपमान आलेख को स्वतःवाद योग्य इस श्रेणी में रखा है। यह स्वतःवाद योग्य है बिकॉज इन दिस सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर थिंकिंग अ डिफेमेटरी, ठीक है, स्टेटमेंट। सबसे पहले सोच रहे हैं, उसके बाद आप उसे लिख भी रहे हैं। तो ऐसा आप विद्वेष के कारण कर रहे हैं। इस आधार पर इंग्लैंड में अपमान वचन से इसको अंतर करना, इसका प्रारंभ किया गया। दूसरा, उन्होंने अपमान वचन से इसका अंतर करने का आधार बताया कि ये परमानेंट फॉर्म है और परमानेंट फॉर्म होने के कारण इसमें समाज में अशांति उत्पन्न कर देने की क्षमता यह अधिक है, जबकि इसके विपरीत अपमान वचन यह अस्थायी प्रकार की मानहानि है, इसलिए इसमें शांति को भंग कर देने की क्षमता उस स्तर पर नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा अपमान लेख या अपमान आलेख या लाइबल इसे स्वतःवाद योग्य होना चाहिए। अपमान वचन उतनी गंभीर चीज नहीं क्योंकि अस्थायी है, ठीक है ना। हिंदुस्तान में इस प्रकार के कोई अंतर स्वीकार नहीं हुए, लेकिन आपको जानना चाहिए क्यों। आपसे अगर उन्होंने कह दिया अंग्रेजी विधि की स्थिति बताइए तो आप मुंह फैला के ना बैठ जाएं, ठीक है। आपको जानकारी होनी चाहिए। और देखिए, पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है। पढ़ने का और कोई उद्देश्य नहीं होता, पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ पढ़ना होता है। पढ़ने में एक आनंद है, उसको लीजिए और उसे लेना शुरू करेंगे तो ठीक है, एग्जाम ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। क्योंकि जिस काम को मजे के साथ किया जाएगा वो काम बहुत अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता ही बहुत अच्छी होगी। तो पढ़ाई इसमें एक आनंद है, विषय के ज्ञान में एक आनंद है। अज्ञान में आनंद नहीं है, ज्ञान में आनंद है। तो अगर ज्ञान के आनंद को प्राप्त करेंगे तो ज्ञान से जो मिलने वाला है वो तो मिलने ही वाला है, उसे कौन रोक लेगा। इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में न पड़िए। कहा जाता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, शॉर्टकट आपको छोटा कर देगा, इसलिए शॉर्टकट नहीं है। शांति काल में कॉन्सेप्शंस को ढंग से समझा जाता है और एक बार चीजें ढंग से समझ में आने के बाद फिर कुछ समझना बाकी नहीं रहता, फिर आपका कॉन्सेप्शन इतना क्लियर होता है कि फिर कोई आपको बहका नहीं सकता। इंग्लैंड में अपमान वचन और अपमान आलेख इसमें फर्क करते हैं, हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं। और फर्क करने की वजह वो बताते हैं कि इसमें मैलिस है बिकॉज पहले आपने सोचा फिर लिखा। इसमें अशांति उत्पन्न करने की प्रवृत्ति ज्यादा है क्योंकि ये परमानेंट है, वो टेम्परेरी है, अस्थायी है, इसलिए इसमें अंतर होने चाहिए, इसलिए वे अंतर करते हैं। और इंग्लैंड में एक और फर्क आता है कि वहां अपमान आलेख ये अपराध और अपकृत्य दोनों है, किंतु अपमान वचन सिर्फ 4 दशाओं को छोड़कर
ठीक है, अकृत्य हो सकता है किंतु अपराध बिल्कुल नहीं हो सकता। चार दशाएं हैं जिनमें अपमान वचन भी अपराध और अकृत्य दोनों का गठन ये कर देगा। वो चार स्थितियां कौन सी है? जब आपने ईश निंदा की हो मौखिक रूप से, मीनिंग देयर बाय यू हैव अटर्ड ए ब्लास्फेमियस स्टेटमेंट, आपने ईश निंदा की है। ईश निंदा जैसा कोई कानून हमारे यहां नहीं है, ठीक है, लेकिन इंग्लैंड में ब्लास्फेमी से संबंधित कानून है। कुछ लोगों का विचार हिंदुस्तान में भी है कि ब्लास्फेमी से संबंधित कानून बनने चाहिए, ठीक है, लेकिन फिलहाल हिंदुस्तान में ब्लास्फेमी से संबंधित कोई कानून नहीं। इंग्लैंड में अगर आप ईश निंदा का कथन करते हैं तो वो अपमान वचन और अकृत्य दोनों का गठन ये कर सकता है। यानी आप ऐसा मानहानिकारक कथन करते हैं जिसमें ईश निंदा भी समाहित है, या आप ऐसा मानहानिकारक कथन करते हैं जिसमें अपराध करने का आरोप ये किसी पर लगाया है आपने, या आप ऐसा मानहानिकारक कथन करते हैं जिसके माध्यम से आपने किसी को बहका ले जाने का आरोप ये किसी पर लगाया, और अपराध वो भी कारावास से दंडनीय अपराध करने का आरोप ये आपने लगाया नहीं, शायद अपराध, हां ठीक है, अपराध के लिए, हां अपराध के लिए उत्प्रेरित अबेट किया है आपने, मानहानिकारक कथन के माध्यम से अबेट किया है, ठीक है, तो आप ये अपमान वचन ये अपराध और अकृत्य दोनों बन जाएगा। अदरवाइज इंग्लैंड में मुख्य रूप से लाइबल या अपमान आलेख ये अपराध और अकृत्य दोनों है। अपमान वचन इसकी स्थिति ये नहीं है, ठीक है, तो आपका अपमान आलेख और अपमान वचन में अंतर इंग्लैंड में ही है, यहां नहीं। इंग्लैंड में एक और फर्क करते हैं कि अपमान आलेख ये स्वतःवाद योग्य है, एक्शनेबल पर से है। हमारे अपमान वचन और अपमान आलेख दोनों एक्शनेबल पर से हैं। एक्शनेबल पर से मीनिंग देयर बाय स्वतःवाद योग्य, यानी आपने कथन किया और आप कंपनसेशन देने के लिए लायबल हो सकते हैं अगर वादी ने अपने, ठीक है, अपने जो वो दावा किया है उसको वो साबित करने में सफल रहता है, तो प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी ये हो जाएगा। कोई विशेष क्षति उसे हुई हो या ना हुई हो, अगर विशेष क्षति ये भी हुई है मानहानिकारक कथन से, उसकी नौकरी चली गई या कुछ हो गया, आपने सिर्फ कथन किया, मानहानि उसकी हो सकती थी, उसे डैमेज मिलेगा। मानहानि हुई, अब भी डैमेज मिलेगा लेकिन ज्यादा। अब मानहानि तो हुई, साथ में स्पेशल डैमेज भी हो गया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब स्पेशल डैमेज हो गया, अब उसे एग्रावेटेड डैमेजेस ये भी मिलेंगे ऑर्डिनरी डैमेजेस के साथ, ठीक है, तो ये स्थितियां रहेंगी हिंदुस्तान में। एक्शनेबल पर से है, लेकिन इंग्लैंड में अपमान वचन बिना विशेष क्षति के केवल 4 स्थितियों में ही स्वतःवाद योग्य माना जाएगा। जबकि आप किसी स्त्री पर दुष्चरित्रता का आरोप लगाते हैं, किसी व्यक्ति पर कारावास से दंडनीय, ठीक है, कारावास से दंडित किए जाने का, दंड मिलने का आरोप ये लगाते हैं, या फिर आप उसे वो किसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित है इस प्रकार का आरोप उस पर लगाते हैं, ठीक है, तो ये अपमान वचन बिना विशेष क्षति के भी वाद योग्य बन जाएगा, यानी एक्शनेबल पर से बन जाएगा। अदरवाइज इंग्लैंड में जो स्लेंडर है अपमान वचन है वह एक्शनेबल पर से नहीं है। लेकिन जहां तक लाइबल या अपमान आलेख की बात है तो वो एक्शनेबल पर से इंग्लैंड में और हिंदुस्तान में तो दोनों एक्शनेबल पर से, यानी स्वतःवाद योग्य, यानी कोई क्षति हुई हो न हुई हो। लेकिन
प्रतिकर मिलेगा, कम या ज्यादा वो अलग बात है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर किसी ने अपमान आलेख ये निर्मित किया, हम निर्मित शब्द का उपयोग जानबूझकर कर रहे हैं, लिखा शब्द उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि व्यंग्य चित्र लिखा थोड़ी जाएगा, वॉल पेंटिंग की थोड़ी जाएगी, मूर्ति बनाई थोड़ी जाएगी। भाई अपमान आलेख केवल लिखित और मुद्रित चीज को ही आप कहोगे, ये तो है नहीं। अपमान आलेख हर उस चीज को कहा जाएगा जो परमानेंट फॉर्म में, ठीक है, परमानेंट फॉर्म में ये वादी की मानहानि या तो करती है या करने का की प्रवृत्ति ये रखती है। नहीं हुई अलग बात है, लेकिन करने की प्रवृत्ति या तो रखती थी या कर रही थी, और फॉर्म परमानेंट था। ऐसी हर चीज को लाइबल अपमान आलेख ये कहा जाएगा। हम लोगों ने देखा था मुकदमा किसका, प्रिंस यूसुपोव और प्रिंसेस आयरेना, ठीक है, इनका मुकदमा देखा था। प्रिंसेस आयरेना कौन थी, प्रिंस यूसुपोव की पत्नी, और प्रिंसेस आयरेना, इनकी शिकायत क्या है, इनकी शिकायत है कि मेट्रो गोल्डविन मायर पिक्चर्स लिमिटेड, जैसे हमारे यहां राजश्री प्रोडक्शन है, हमारे यहां, ठीक है, विभिन्न प्रोडक्शन हाउस है फिल्मों के, ऐसे वहां मेट्रो गोल्डविन मायर पिक्चर्स लिमिटेड है इंग्लैंड में होगा। तो प्रिंसेस आयरेना की यह शिकायत है कि मेट्रो गोल्डविन मायर पिक्चर्स लिमिटेड में जो पिक्चर बनाई गई रेस्पुटिन द मैडमैन, रेस्पुटिन द मैडमैन, ये जो पिक्चर बनाई गई है, इस पिक्चर में प्रिंसेस नताशा जिसको कहा गया है, वो प्रिंसेस नताशा हम ही है, हम ही को चित्रित किया है फिल्म में। जो कुछ रेस्पुटिन के द्वारा नताशा के साथ किया गया, यह नताशा के लिए कहा गया, यह नताशा से कहा गया, दिखाया गया, इनफैक्ट वो मेरे लिए, ठीक है। और हो न हो, लोग ऐसा मानते हैं कि वो मेरे लिए है, लोग ऐसा मानते हैं। तो चूंकि लोग ऐसा मानते हैं, और आदमी की गुडविल, आदमी की जो रेपुटेशन होती है वो लोगों में ही तो होती है, लोग ऐसा मानते तो मेरी मानहानि हुई है, और उन्हें प्रतिकर मिला, और जो प्रतिकर मिला था वो काय के लिए, अपमान आलेख इसे बनाने के लिए, लाइबल के माध्यम से मानहानि करने के लिए मिला था। और जबकि मानहानि लिखकर नहीं की गई थी, प्रिंट करके नहीं की गई थी, फिल्म बनाकर की गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ लिखकर या प्रिंट करके ही अपमान आलेख निर्मित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके अलावा भी तरीके हैं जिनके माध्यम से अपमान आलेख निर्मित किया जा सकता है। बस जिस भी माध्यम से आप अपमान आलेख बनाएं, लाइबल बनाएं, उसमें परमानेंसी होनी चाहिए, ठीक है। फिल्म, ठीक है, तस्वीर है, बोलती तस्वीर है, लेकिन फिल्म परमानेंट फॉर्म में, ठीक है, अभिव्यक्ति है, लिखना भी अभिव्यक्ति है, मुद्रण भी अभिव्यक्ति है, लेकिन फिल्म भी अभिव्यक्ति है और ये परमानेंट फॉर्म में है। इसका मतलब अपमान आलेख सिर्फ लिखकर मुद्रित करके बनाया जाए यह आवश्यक नहीं है। जब भी परमानेंट फॉर्म में मानहानिकारक अभिव्यक्ति दी जाएगी, तब तब उस चीज को जिसमें मानहानिकारक अभिव्यक्ति संग्रहित है, ठीक है, वह चीज अगर परमानेंट फॉर्म की है, परमानेंट नेचर की है, तो अपमान आलेख के माध्यम से मानहानि हुई है, यह बोला जाएगा।
एक विवाद का बिंदु है जो जुडिशियली डिसाइड भी नहीं है कि ये जो ग्रामोफोन के रिकॉर्ड होते हैं, सीडी होती है, टेप रिकॉर्ड की कैसेट होती है, ये अपमान आलेख, अगर इसमें कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट स्टोर है तो सीडी, कैसेट, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, इसे हम अपमान आलेख की श्रेणी में रखें या अपमान वचन किया, क्योंकि सीडी, कैसेट जब भी प्ले की जाएगी मानहानिकारक मटेरियल सामने आएगा। इसका मतलब परमानेंट फॉर्म है, ठीक है, इसका मतलब परमानेंट फॉर्म है। और जिसने वो मानहानिकारक कथन अपनी आवाज में संग्रहित किया है उसे लाइबल, इसके लिए कानून में दायित्व के अधीन यह किया जाना चाहिए। एक तर्क यह है कि चूंकि उसने जिसमें स्टोर किया मानहानिकारक कथन अपनी आवाज के माध्यम से, वो माध्यम कैसा है? परमानेंट है, जब चाहो सुन लो। दूसरा तर्क एक और भी है कि चूंकि इस मटेरियल को सीडी, कैसेट या ग्रामोफोन का रिकॉर्ड जब तक एक निश्चित मशीन में प्ले न किया जाए आवाज नहीं सुनाई देती, इसलिए जो मानहानिकारक मटेरियल को स्टोर करने वाला व्यक्ति है, इसे अपमान वचन के लिए, ठीक है, वो होना चाहिए दायित्व के अधीन। यह एक तर्क यह भी चलता है, इस पर न्यायालय का कोई निर्णय अभी उपलब्ध नहीं है आपकी किताबों के मुताबिक, ठीक है, कि आखिर इस ढंग से जब मानहानिकारक मटेरियल ये प्रकाशित किया जाए तो वह अपमान आलेख के माध्यम से मानहानि मानी जाए या अपमान वचन के माध्यम से। लेकिन जो भी है, अपमान आलेख में परमानेंट फॉर्म, स्थायी तौर पर मानहानि करने में समर्थ किसी माध्यम का चयन यह किया जाता है मानहानिकारक कथन इसको करने के लिए। यह अपमान आलेख की विशेषता है। हालांकि अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक निर्णय है, यह आया जो कि आपकी किताबों में है भी, उसमें उन्होंने कहा कि यह सही है कि परंपरागत रूप से मानहानि करने के दो ही प्रकार यह मान्य है, लेकिन नवीन तरीकों का विकास यह भी हो रहा है। उन्होंने माना है कि अगर किसी की पुत्री की बारात उसके पिता के घर से बिना शादी किए ले जाई जाए तो मानहानि के अप्रत्य को गठित करेगी, जबकि ना इसमें अपमान आलेख है ना अपमान वचन, ठीक है ना। तो अपमान आलेख परमानेंट फॉर्म, इसमें मानहानिकारक कथन को करने की प्रक्रिया है। और यह कैसा होता है? यह लिखित होता है, यह मुद्रित होता है, या किसी अन्य स्थायी प्रकार से इसको अभिव्यक्त किया जाता है, भले ही सिनेमा ऑटोग्राफ फिल्म के रूप में इसे अभिव्यक्त किया गया हो, भले इसे मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त किया गया हो, भले इसे व्यंग्य चित्र के रूप में अभिव्यक्त किया गया हो, भले इसे वॉल पेंटिंग के रूप में अभिव्यक्त किया गया हो। और इंग्लैंड में जो एक्ट बने हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग, जो ब्रॉडकास्ट मटेरियल है, जो ब्रॉडकास्टिंग है, अगर उसकी डिफेमेटरी मटेरियल को ब्रॉडकास्ट आपने किया तो ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती है? वायरलेस जो वेव्स होती है उन्हीं के आधार पर होती है। भाई जो कुछ बोला जा रहा है टीवी स्टूडियो में वो आप तक कैसे आ रहा है? वायरलेस वेव्स उनके माध्यम से आ रहा है, ठीक है। लेकिन आज तो आप देखते हैं रामायण कब चली, आज आप लगाया और फिर शुरू, लगाया फिर शुरू, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है इंग्लैंड में कि अगर ये आपका
वायरलेस वेब्स के माध्यम से कोई अपमान हानिकारक कथन ये किया गया है तो उसे भी अपमान आलेख माना जाएगा, लाइबल माना जाएगा। यह कोई नाट्य प्रस्तुति ये दी गई है, इसे भी स्थायी प्रकार का यानी लाइबल की श्रेणी का मान हानिकारक कथन माना जाएगा। तो अपमान आलेख ये निर्मित कैसे होगा? स्थायी तरीके से, किसी स्थायी तरीके से मान हानिकारक कथन करने से यह निर्मित होगा अपमान आलेख। ये कैसा होना चाहिए माना जो कथन है, क्योंकि अगर ये सत्य है तब तो मान हानिकारक कथन होगा ही नहीं। तो अपमान आलेख के लिए यह जरूरी है कि मान हानिकारक कथन न सिर्फ परमानेंट फॉर्म में किया गया हो, ठीक है, परमानेंट फॉर्म में करने के लिए चाहे तरीका कोई अपनाया गया हो, लेकिन इसे परमानेंट फॉर्म में किया गया हो, ये न सिर्फ परमानेंट फॉर्म में किया गया हो बल्कि ये झूठा भी होना चाहिए। अगर ये सच है तब तो एक्सेप्शन में आ गया, फिर काय की मानहानि, होता रहे अपमान आलेख, होता रहे लाइबल, ठीक है। तो इसे झूठ होना चाहिए। लेकिन मानहानि के मुकदमे में अगर अपमान कथन इस प्रकार का है कि वो प्रकट ही अभिव्यक्त रूप से एक्सप्रेसली कैसा है, मानहानिकारक है, आपने जो कथन किया उसके जो नेचुरल मीनिंग है, उसके जो स्वाभाविक अर्थ हैं वे ही मानहानिकारक है, तो फिर उस कथन के झूठ होने की उपधारणा की जाएगी। उपधारणा, आप लोग लिखते खूब हैं मानहानि, एलएलबी में भी और मेंस में भी लिखते सब गलत, सब गलत है। मीनिंग देर भाई, कहने का अर्थ ये है सब तो गलत नहीं ही लिखते हैं, सब गलत है। कोई जब बात ऐसे बोली जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी होता सब गलत ही लिखते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि अधिकांश लोग गलती कर देते हैं, जो लिखना चाहिए वो नहीं लिखते। बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में लिखिए, ठीक है। जब तक बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में नहीं लिखेंगे आपके क्वेश्चन में कोई दम नहीं पैदा हो रही, वो तो आप कहानी सुना रहे हैं। आप यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस। इतिहास की तरह कानून मत लिखिए, ना इतिहास की तरह कानून पढ़िए, आपको बताना पड़ेगा कि मानहानि कारक कथन इसके झूठ होने की कल्पना की जाएगी। कल्पना नहीं, उपधारणा की जाएगी। कल्पना शब्द अलग अर्थ देता है। उपधारणा की जाएगी कि मानहानिकारक कथन अगर अभिव्यक्त रूप से मानहानिकारक है, अगर वो देखने में अभिव्यक्त रूप से मानहानिकारक, और कोई कथन अभिव्यक्त रूप से मानहानिकारक है माना कब जाए, जब उस कथन का जो सिंपल मीनिंग है, जो नेचुरल अर्थ है, शब्दों के अपने प्राकृतिक अर्थ हैं, शब्दों के अपने नेचुरल मीनिंग है। कमीन शब्द का प्रयोग, ठीक है, इसका नेचुरल मीनिंग है कि आप दूसरे को मिस्चीवियस ये कह रहे हो, आप दूसरे को शरारती ये कह रहे हो। हर शब्द का एक नेचुरल मीनिंग है। तो आप अगर ऐसा कथन कर रहे हो जो जिसका नेचुरल मीनिंग मानहानिकारक है, तो फिर क्या होगा, उसके झूठ होने की उपधारणा ये न्यायालय करेगा। यानी झूठ होने की उपधारणा करने से जो फर्क पड़ जाएगा वो साबित करने के भार पर पड़ेगा। आपको साक्ष्य के सिद्धांत ये याद होंगे। धारा 101 पुराने साक्ष्य अधिनियम की बात कर रहा हूं। साक्ष्य अधिनियम बहुत बदला भी नहीं है, नया, और हमने पहले भी कहा बदल सकता भी नहीं, क्योंकि कानून के बेसिक प्रिंसिपल एक होते हैं, इसलिए बदल सकता भी नहीं। तो साक्ष्य अधिनियम 101 में क्या कहता था? 101 में साक्ष्य अधिनियम कहता था कि साबित करने का भार यह हमेशा वादी पर होगा। वादी प्रथमतः अपनी बात को साबित करे, क्योंकि वादी न्यायालय से यह चाहता है
कि न्यायालय उसकी बात पर विश्वास करे और उसके पक्ष में फैसला सुनाए। इसलिए वादी को अपनी बात साबित करनी होगी। लेकिन अगर अपमान आलेख ये लिखकर वादी की मानहानि की गई है, अपमान आलेख लिखकर की गई, यानी मानहानिकारक कथन कुछ परमानेंट फॉर्म में किए गए हैं, तो उनको झूठ होने की न्यायालय उपधारणा करेगा। न्यायालय को उपधारणा करने का अर्थ यह होगा कि वादी को यह साबित नहीं करना है कि यह मानहानिकारक कथन उसके संबंध में झूठ है। न्यायालय उनको झूठ मानेगा, लेकिन कब तक? जब तक क्या हो, प्रतिवादी उनको सच न साबित कर दे। क्योंकि उपधारणा करेगा, इन शब्दों का अर्थ पुराने एविडेंस एक्ट की धारा 4 वहां लिखा रहता है। और पुराने एविडेंस एक्ट की धारा 4 कहती है कि जिन तथ्यों के बारे में विधायी निर्देश होगा, कि विधायी निर्देश होगा, यानी विधायिका का निर्देश होगा कि न्यायालय निर्देशित तथ्यों की उपधारणा करेगा, वहां निर्देशित तथ्य साबित माने जाएंगे उस समय तक जब तक कि वे नासाबित न कर दिए जाएं। यानी साक्ष्य का भार मानहानि के मामले में प्रारंभ से प्रतिवादी पर होता है। यानी दोनों पक्षों द्वारा कोई साक्ष्य न दिया जाए। अगर पोजीशन यह आ जाए अपमान आलेख के माध्यम से मानहानि की शिकायत वादी ने की है और वादी ने जिन कथनों के मानहानिकारक होने की शिकायत की है वे कथन अभिव्यक्त रूप से देखते ही मानहानिकारक है, तो फिर स्थिति यह होगी न्यायालय उनके झूठ होने की उपधारणा करेगा। उपधारणा करेगा मीनिंग देयर बाय वे झूठ है, न्यायालय ये मानकर चलेगा। और मानकर चलेगा मीनिंग देयर बाय ये प्रतिवादी को साबित करना पड़ेगा कि वो सच है। अगर प्रतिवादी बिना साबित किए भाग गया, मामला एक पार्टी डिसाइड हुआ। अगर प्रतिवादी उपस्थित नहीं आया, प्रतिरक्षा उसने ठीक से नहीं की, उपस्थित आए लेकिन प्रतिरक्षा ठीक से नहीं की, तो स्थिति क्या होगी? सूट डिग्री हो जाएगा, क्योंकि न्यायालय मानकर चल रहा है कि वे कथन झूठ है। आप साबित करिए वो सच है। अगर आप बचना चाहते हैं दायित्व से तो, और आप भाग गए, आप आए नहीं हाजिर, और अगर ये उपधारणा न करता न्यायालय, ठीक है, और प्रतिवादी हाजिर ना आए और प्रतिवादी पर प्रतिरक्षा ना करे, तो वादी का मुकदमा खारिज हो जाएगा। अगर ये उपधारणा ना करे फिर तो वादी का दायित्व 101 लागू होगा, फिर तो वादी का दायित्व वो अपनी बात को साबित करे। तो उपधारित कर लेने के कारण से वादी लाभ की पोजीशन में आ जाएगा। मानहानि के कानून में यह विशेष बात है, ठीक है। लेकिन मानहानि अगर वक्रोक्ति के माध्यम से की गई, वक्रोक्ति क्या है, इस पर सेपरेट लेक्चर लेंगे। वक्रोक्ति क्या है, एक सेपरेट लेक्चर लेंगे इस पर। लेकिन क्योंकि वक्रोक्ति बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, लेकिन फिर भी आप इतना यहां जरूर समझ रहे हैं कि अगर वक्रोक्ति का मामला है तो जो साबित करने के सिद्धांत हैं वे सामान्य हैं, अर्थात वहां वादी को ही यह साबित करना पड़ेगा कि वक्रोक्ति के माध्यम से जो मानहानि की गई है, ठीक है, वह करने के लिए जो कथन इस्तेमाल हुए हैं वे वाकई मानहानिकारक हैं। वहां साबित करने के सामान्य सिद्धांत यही लागू होंगे। लेकिन अगर जिन कथनों का इस्तेमाल वादी की मानहानि करने के लिए हुआ है वे कथन देखते ही मानहानिकारक है, यानी उनके नेचुरल मीनिंग मानहानिकारक है, तो फिर उनके झूठ होने की उपधारणा यह न्यायालय करेगा। और झूठ होने की उपधारणा अगर कर ली न्यायालय ने तो वादी लाभ की स्थिति में होगा। आपसे मानहानि का कानून पूछा ही बार बार इसलिए जाता है, मानहानि का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए होता है क्योंकि मानहानि में साबित करने का भार उल्टा होता है। अगर मानहानि ऐसे कथनों के माध्यम से की जाए जो कथन अभिव्यक्त रूप से मानहानिकारक हैं, तब साक्ष्य का भार बदल जाता है। अगर मानहानि ऐसे कथन कहा गया तुम चोर हो, तुम गधे हो, तो न्यायालय मानकर चलेगा कि वादी के बारे में यह कथन झूठ है, वो चोर नहीं है, न्यायालय मानकर चलेगा।
वो गधा नहीं है, वो मूर्ख नहीं है, ये मानकर चलेगा न्यायालय। प्रतिवादी साबित करे कि हमने सही कहा था, तो साबित करने का जो भार है ये उलट गया मानहानि में, उस दशा में जबकि किए गए कथन अभिव्यक्त रूप से मानहानिकारक है, तब साक्ष्य का भार पलट गया। इसीलिए आपसे बार बार मानहानि के सवाल होते हैं और आप साक्ष्य के भार के बारे में कुछ लिखते ही नहीं। और जो साक्ष्य के भार के बारे में कुछ नहीं लिखते तो एलएलबी में तो कोई फेल ही नहीं होता। उसके कारण आप मान लेते हैं कि आप विद्वान हैं। जब आता है कंपटीशन, मेंस में आप लिख के आते हैं तो सबसे कम नंबर फर्स्ट पेपर में होते हैं, क्योंकि उसमें ट्रॉट होता है, ट्रॉट पे लॉन्ग आंसर आप याद करके जाते हैं। वो आपको लगता ही है कि मानहानि तो हमें आती है, तो आप जाने क्या क्या वो प्रकाशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो मुख्य बात है उसकी, वो उस बिंदु पर कोई आपका ध्यान होता ही नहीं। यहां न्यायालय उपधारित करेगा वादी लाभ की स्थिति में अगर प्रतिवादी के खिलाफ एक्स पार्टी डिसाइड हो जाए या प्रतिवादी ठीक है ठीक से प्रतिरक्षा न करे तो वादी मुकदमा जीत जाएगा, प्रति कर पाएगा। ठीक है, और इसके अलावा न्यायालय यह भी उपधारित करता है कि वादी के खिलाफ प्रतिवादी ने इन कथनों का जो प्रकाशन किया है वो विदाउट एनी जस्टिफाइड एक्सक्यूज और विदाउट एनी ठीक है आपका लीगल नीड कहें, नेसेसिटी कहें, यानी प्रतिवादी के पास उन कथनों को प्रकाशित करने का कोई आधार नहीं है, कोई जस्टिफाइड एक्सक्यूज नहीं है उन कथनों को प्रकाशित करने के लिए, फिर भी प्रतिवादी ने ये कथन प्रकाशित किए हैं वादी के बारे में। न्यायालय यह भी मानकर चलेगा, न्यायालय यह भी मानकर चलेगा और जस्टिफाइड एक्सक्यूज के अभाव के रूप में मैलिस यानी दुराशय, इसकी उपधारणा भी न्यायालय करेगा वादी के पक्ष में कि इन्होंने दुराशय पूर्वक, क्योंकि कोई जस्टिफाइड एक्सक्यूज इनके पास है ही नहीं, यह भी न्यायालय मानकर चलेगा, यह भी उपधारित करेगा न्यायालय। अगर कथनों का जो नेचुरल मीनिंग निकल रहा है वो मानहानिकारक है, अगर मानहानि वक्रोक्ति के माध्यम से की जाने की बात की गई तो बात अलग है, क्योंकि वक्रोक्ति में जिन कथनों का इस्तेमाल व्यक्ति की मानहानि करने के लिए किया जाता है वे कथन स्वयं में निर्दोष होते हैं। ठीक है, स्वयं में निर्दोष होते हैं। वादी के संबंध में ठीक है कुछ परिस्थितियों के कारण वे मानहानिकारक हो जाते हैं। सामान्यतः वे क्या होते हैं, देखने में नेचुरल अर्थों में निर्दोष ही होते हैं। वक्रोक्ति इस पर अलग से बात करेंगे, अभी हम सिर्फ ऐसे कथनों की बात कर रहे हैं जो अभिव्यक्त रूप से मानहानिकारक है। तो ये झूठे होने चाहिए, झूठे होने चाहिए। अब आप कहेंगे जब वादी के पक्ष में उपधारणा ही हो जाएगी, ठीक है, तो फिर झूठे होने चाहिए ये क्यों कह, इसीलिए कह रहे हैं ना कि उपधारणा ही तो होगी वादी के पक्ष में, मान थोड़े लिया जाएगा वो झूठे। अगर प्रतिवादी ने साबित कर दिया झूठे नहीं है तो फिर मानहानि है ही नहीं वो। तो अपमान आलेख इसमें जिन कथनों को किया जाए परमानेंट फॉर्म में वे कैसे होने चाहिए, झूठे होने चाहिए। तो सबसे पहले आपका कैसे होना चाहिए कि परमानेंट फॉर्म में झूठे होने चाहिए, और तीसरी बात उन्हें मानहानिकारक होना चाहिए। अच्छा, वे मानहानिकारक हैं ये कब माना जाए, जब सामान्य व्यक्ति उन्हें मानहानिकारक माने, सामान्य व्यक्ति उसे पढ़े और उसे मानहानिकारक माने। और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति किसी भी चीज को बार बार नहीं पढ़ता, वो किसी भी चीज को एक ही बार पढ़ता है, एक बार पढ़ेगा बस और उसे जो समझ में आ जाएगा बस वही मानेगा।
इसलिए आप अगर कोई कथन ऐसा कर रहे हैं जो अपने सामान्य अर्थों में मानहानिकारक है, तो आपको उस कथन को करने में सावधानी यह बरतनी चाहिए। अगर आपने उसमें सावधानी नहीं बरती तो यह भी हो सकता है कि आप कथन निर्दोष रूप से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोग उसे इस ढंग से पढ़ लें कि वो किसी के संबंध में मानहानिकारक हो जाए। क्योंकि लोग, आपने किसी के बारे में कहा कि वो बहुत बदमाश है, अब सवाल यह कि आपको उसके संबंध में विशेषाधिकार है। आप कह सकते हैं मजाक में आपने कहा, विशेषाधिकार नहीं भी है, लेकिन लोग मजाक में कह देते हैं अरे वो तो बहुत वैसे हैं, ठीक है। अब आपने कहा, लोगों ने आपके कथन को समझ लिया, क्योंकि लोग सिर्फ पढ़ते हैं कथनों को, ठीक है, वो बहुत विश्लेषण नहीं करते। आपने किस मानसिकता में कहा, आपका उससे संबंध क्या है, ये सब वो नहीं जानते हैं। उनका जो दैनंदिन जीवन का जो अनुभव है उसके मुताबिक शब्दों के जो अर्थ, ठीक है, निकलते हैं या समझे जाते हैं, बस वही शब्दों के अर्थ वो लगाते हैं। और सामान्य व्यक्ति ने अगर मानहानिकारक समझ लिया आपके कथन को, तो फिर वो कथन मानहानिकारक होगा, भले ही विश्लेषण करने पर वो कथन मानहानिकारक न भी पाया जाए। कथन ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कुछ भाग मानहानिकारक हो और कुछ भाग मानहानिकारक न हो, ऐसे भी कथन हो सकते हैं। तो पूरे कथन को पढ़ना चाहिए, पूरे कथन को पढ़ना चाहिए यह डिसाइड करने के लिए कि अपमान आलेख में जिन कथनों का उपयोग किया गया, क्या वे वाकई मानहानिकारक है, अर्थात क्या वो वाकई वादी को घृणास्पद बनाते हैं, वादी को हास्यास्पद बनाते हैं, वादी को, ठीक है, उसके पेशे के अयोग्य ठहराते हैं, यह समाज में इस ढंग की भावना उसके बारे में प्रचारित करते हैं कि समाज उसे अलग थलग कर दे। पूरे कथन को एक साथ पढ़ना चाहिए। अगर उसमें मानहानिकारक कथन यानी इस प्रकार के कथन भी शामिल है और वादी के बारे में अच्छी बातें भी शामिल हैं, ठीक है, दोनों बातें शामिल हैं, तो दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। फिर उनका सम्मिलित प्रभाव ये क्या हो रहा है, ये निकाल कर देखना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि भाई है तो वो बहुत ही कंजूस आदमी या बहुत बदतमीज आदमी, लेकिन भाई अनाथ बच्चों के प्रति उनका विशेष लगाव है। अब इसमें मानहानिकारक कथन भी है और अच्छा कथन भी है। अब दोनों को एक साथ देखिए और दोनों को एक साथ रख के फिर इसके प्रभाव का आकलन ये किया जाएगा, ठीक है। फिर यह देखा जाएगा कि आपके कथन का संयुक्त प्रभाव ये क्या हो रहा है। अगर वो मानहानिकारक हो रहा है तो मानहानिकारक ये माना जाएगा। अगर किसी कथन में फोटो ये लगाया गया है तो फोटो और कथन ये मिलाकर ये मानहानिकारक कथन वो है या नहीं ये निकाला जाएगा। निष्कर्ष, आपने साइकिल पे एक गधा बैठा दिखाई दिया और आपने क्या किया, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आपने एक गधे को साइकिल पर बैठे हुए ये दिखा दिया और लिखा मिस्टर ए घर जाते हुए। आपने गधा साइकिल पर बैठा है और उस पर क्या लिखा, मिस्टर ए घर जाते हुए। तो फोटो प्लस कथन दोनों मिलाकर देखें तो मानहानिकारक है, और कुछ कथन प्रत्यक्षता मानहानिकारक नहीं है। अच्छा, एक चीज और समझ ले कि ऐसा नहीं है कि मानहानि का पैसे से कोई ताल्लुक हो, यानी बड़े आदमियों का ही सम्मान हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक मुकदमा आपके किताबों में कोड है, एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने अपराध किया है, लेकिन उसने कोई अपराध नहीं किया था, उसके घर में किसी ने अपराध किया था, ठीक है। उसने पाउपर सूट फाइल किया। पाउपर सूट आप जानते हैं किंचनवाद है, और अकिंचन उसे कहेंगे सीपीसी में जिसके पास कोर्ट फीस देने के पैसे नहीं है, ठीक। जब प्रश्न यह उठा कि मानहानि हुई या नहीं, तो यह भी तर्क दिया गया
कि तुम इनके पास पैसे नहीं है कोर्ट फीस देने के, तो इनकी क्या मानहानि हुई है? न्यायालय ने इस तर्क को अमान्य किया। उन्होंने कहा नहीं, पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है मानहानि का। आपने ऐसा कथन किया जिसके कारण उसकी स्थिति समाज में घृणास्पद हो सकती थी, समाज उसे अलग थलग कर सकता था, इसलिए आपने उसके संबंध में मानहानिकारक कथन किया। ठीक है। और फिर चौथी चीज, कथन का संबंध। ये जो कथन आप कर रहे हो अभिव्यक्त रूप से मानहानिकारक, इसका संबंध वादी से जरूर जोड़ना चाहिए। ठीक है, इसका संबंध वादी से ये जरूर जोड़ जाना चाहिए, अदरवाइज वादी मानहानि की शिकायत नहीं कर सकता। हां, ये ठीक है कि वादी से संबंध जोड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि उसे नाम लेकर उल्लिखित ये किया गया हो, यानी मानहानिकारक कथन में उस वादी का उल्लेख उसके नाम से किया गया हो, यह जरूरी नहीं है। भले उसके नाम के इनिशियल लेटर्स ये इस्तेमाल किए गए, भले ही आपने कोई वर्णन इस ढंग का दिया जो वादी से मेल खाता है, तो वादी की मानहानि आपने की है, यह माना जाएगा। यद्यपि यह भी हो सकता है कि जिसने मानहानिकारक कथन किए, यानी ऐसे कथन किए जो अभिव्यक्त रूप से मानहानिकारक हो सकते हैं, वो वादी जो बनकर व्यक्ति सामने आया है, ठीक है, उसके अस्तित्व की जानकारी के बिना ये किए हो उसने, यानी उसे मालूम भी ना हो कि ये व्यक्ति वादी के रूप में सामने आएगा, और वो कभी उसे जानता भी ना रहा हो, लेकिन उसने चूंकि अभिव्यक्त रूप से ऐसे कथन किए जो मानहानिकारक हो सकते हैं, ठीक है, तो उसने ये जो कुछ किया वो अपनी रिस्क पर किया है। अब अगर ये किसी के भी बारे में मानहानिकारक हो जाएगा, तो जिसके बारे में ये मानहानिकारक होगा उसे आप जानते हो नहीं जानते हो इससे कोई मतलब नहीं। इस विषय पर 3 मुकदमे, इंजीनियर हाल्टन एंड कंपनी वर्सेस जोन्स, मॉर्गन वर्सेस आधम प्रेस लिमिटेड, और तीसरा न्यूस्टेड वर्सेस, ठीक है, लंदन एक्सप्रेस लिमिटेड। 3 मुकदमे इस विषय पर। इंजीनियर हाल्टन जोन्स, ठीक है, इंजीनियर हाल्टन वर्सेस जोन्स, इस मुकदमे में क्या हुआ था? इस मुकदमे में जो संडे क्रॉनिकल्स अखबार था, इसने अपने पेरिस संवाददाता की एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें उसने डाइपे नामक स्थान पर हुए मोटर फेस्टिवल का वर्णन दिया था। अब मोटर फेस्टिवल का वर्णन देते हुए उसने कहा था, उसने लिखा था कि एक व्यक्ति आर्टेमस जोन्स महिलाओं के साथ घूमते देखे गए। यह कथन मानहानिकारक हो सकता था। वादी के रूप में जो व्यक्ति सामने आया, यह कन्वर्टेड ईसाई था, और जब यह बैप्टाइज किया गया था, जब इसे ईसाई धर्म की दीक्षा दी गई, तब इसका नाम थॉमस जोन्स हो गया। कालांतर में उसने अपने नाम के आगे आर्टेमस जोड़ लिया और यह आर्टेमस जोन्स हो गया। इस आर्टेमस जोन्स, ठीक है, को वो पेपर जानता भी नहीं था। पेपर ने जो कुछ लिखा था वो लिखा था कि आर्टेमस जोन्स जो पेखाम शहर में चर्च के वार्डन है, उन्हें महिलाओं के साथ घूमते देखा गया। यह न पेखाम शहर में रहता था न चर्च का वार्डन था। इसके बाद भी इसे प्रतिकर दिया। क्यों? क्योंकि कहा कि कामर, उसे ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किया कि हमारे जानने वाले जो लोग हैं उन्होंने यह माना कि यह वर्णन मेरे बारे में छापा गया है। अब वही बात आ गई, लोग एक बार सरसरी नजर से पढ़ेंगे चीजों को, वो इतनी सिमिलरिटीज नहीं मिलाएंगे कि ये पेखाम शहर में नहीं रहता, ये चर्च का वार्डन नहीं है। ऐसा होता है। आप कई बार हम बताते हैं कि ये अखबार में निकला, दूसरा पलट के कहता है जरा ठीक से पढ़ो क्या निकला है, जो तुम बता रहे हो वो नहीं निकला है। ठीक है, जो तुम बता रहे हो वो नहीं निकला है, आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं, और आपने अफवाहें, जैसा अभी हुआ
106 सबसेक्शन 2 में क्या आ गया भाई? यही तो आया कि अगर एक्सीडेंट हुए तो पुलिस को इन्फॉर्म करिए। ये तो नहीं आया कि अस्पताल लेके जाना है। समाज में तो यही चल रहा था कि अस्पताल लेके जाना है। ठीक है, तो अब सवाल यह कि मानहानि चूंकि दूसरों की नजर में, तो आपको अगर आप मानहानिकारक कथन या अभिव्यक्त रूप से कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है। आप ध्यान रखें, अगर आपने कोई गड़बड़ की, आपने ऐसा कथन किया जो अभिव्यक्त रूप से मानहानिकारक है और वो वादी संबंधित हो गया, तो स्थिति ये बनेगी कि वादी प्रतिकर का अधिकारी होगा, भले ही वादी के अस्तित्व के विषय में भी आप नहीं जानते थे। तो मानहानिकारक कथन का संबंध वादी से जोड़ना चाहिए, तब अपमान आलेख ये हो। ठीक है, इसके लिए प्रतिकर ये मिलेगा। अच्छा, इसके बाद अपमान आलेख झूठा होना चाहिए। आपका कैसा होना चाहिए? झूठा होना चाहिए, लिखित या परमानेंट फॉर्म में दिया गया होना चाहिए, यह वादी से संबंधित होना चाहिए। और चौथा, इसका पब्लिकेशन यह होना चाहिए। ठीक है, प्रकाशन मानहानिकारक कथन का यह होना चाहिए। जब तक प्रकाशन नहीं होगा, और प्रकाशन का अर्थ क्या है? दूसरे की जानकारी में ले आना। जब मानहानिकारक कथन आप दूसरे की जानकारी में ले आते हैं तो मानहानिकारक कथन, ठीक है, आपने प्रकाशित कर दिया है, यह माना जाएगा और फिर आप मानहानि की विधि में उत्तरदायी हो सकते हैं। प्रकाशन, इसका अर्थ क्या होता है, वक्रोक्ति क्या होती है, और आपका वक्रोक्ति के माध्यम से अनचाहे ढंग से अगर आपने मानहानि की है, आपने अपमान आलेख लिखा, ठीक है, मानहानि की, लेकिन जिसकी मानहानि करना चाहते थे या जिसकी मानहानि हुई उसकी करना नहीं चाहते थे, इसका क्षतिपूर्ति की रकम पर क्या प्रभाव आएगा, इस सब पर अगली क्लास में बात करेंगे, कल करेंगे।